हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सेल और टर्मिनल के बारे में, और अगर वो वीडियो आपने देख लिया है तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कमांड्स के बारे में जिसे एज अ डेवलपर आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बारे में, राइट, कि सेल का एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है जब हम कमांड लिखते हैं, एलियास लिखते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कमांड्स और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एग्जीक्यूशन ऑर्डर के ऊपर, राइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखना शुरू करते हैं इन कमांड्स के बारे में, और उसके बाद मैं आपको इसका एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर का भी डेमो करके दिखाने वाला हूँ, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हो सकता है अगर आप विंडो पे ये कमांड रन कर रहे हों तो कुछ कमांड हो सकता है न रन करें, तो इससे सिमिलर आपको कमांड मिल जाएगा। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक आइडिया लेने के लिए मैं आपको ये कमांड रन करके दिखा रहा हूँ। वैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो कमांड है वो वेरी करते रहते हैं, तो आपको इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे तो वो चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले कमांड से, ls-la, राइट। ये कमांड करता क्या है, अगर मैं यहाँ पे रन करके दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे जो आपकी डायरेक्टरी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में हूँ, उस फोल्डर के अंदर जो भी डायरेक्टरी है उसके ऊपर परमिशन क्या है, राइट, कौन से यूजर्स के बिलोंग करता है, डेट, टाइम, और ये डिटेल में उसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ls-la का मतलब यही होता है, ls से सीधा आप लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर करके ls करूँ तो यहाँ पे मेरे जो रूट फोल्डर हैं उसके अंदर कुछ फाइल फोल्डर बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ls-la लिखता हूँ तो उन्हीं फोल्डर के ऊपर आपको रीड राइट परमिशंस भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ हिडन फोल्डर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हिडन फोल्डर भी हैं मेरे यूज़र के ऊपर, तो यहाँ पे आपको हिडन फोल्डर भी देखने को मिल जाएंगे, राइट। लेकिन ls कमांड से आप हिडन फोल्डर नहीं देख सकते हैं, राइट। तो ये फ़र्क होता है ls और ls-la में। तो अगर आपको देखना है हिडन फोल्डर के साथ अपने डायरेक्टरी को, अपने फाइल को, तो वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये किस यूज़र को बिलोंग करता है, इस फाइल फोल्डर के ऊपर क्या परमिशंस हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि ये डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी के लिए यहाँ पे जो पहला वर्ड होता है वो डी से स्टार्ट किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे हम परमिशंस देते हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बात करूँगा जब मैं आपको परमिशन सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए आप यही समझो कि जहाँ पे फोल्डर्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं, जो डायरेक्टिव होते हैं, वहाँ पे डी यूज़ हुआ होता है, राइट। और अगर मैं सेकंड कमांड की बात करूँ तो वो बहुत ही पॉपुलर कमांड है जो कि है cd, जिसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और उसके आगे हम लेते हैं पाथ, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो फोल्डर्स हैं हमारे, अगर मैं चाहता हूँ कि इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना, तो मुझे बस लिखना होगा cd डाउनलोड, राइट। आप टैब दबाओगे तो आपका ये जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ चुके हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी क्लियर करके मैं आपको साफ साफ दिखा देना चाह रहा हूँ कि जो हमने cd किया हुआ है उससे हम यहाँ पे डाउनलोड डायरेक्टरी में आ चुके हैं, राइट। अगर मैं आपको ls करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डाउनलोड डायरेक्टरी है उसके अंदर के जो कंटेंट है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हमें बैक जाना है तो cd डॉट डॉट यूज़ करना होगा। डॉट डॉट का मतलब होता है वन स्टेप बैक, राइट। तो डाउनलोड फोल्डर क्योंकि होम डायरेक्टरी में है हमारा, तो मैं यहाँ से अगर बैक करूँगा तो मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में चला जाऊँगा, राइट। इसी तरीके से आप 2 स्टेप 3 स्टेप भी बैक जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो cd, राइट, और मैं यहाँ पे जाता हूँ डेफ के अंदर, राइट। मैं यहाँ पे डेफ के अंदर आ चुका हूँ। ls करते हैं और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे इस ब्लॉक टेम्पलेट्स के अंदर जाता हूँ, राइट। तो cd ब्लॉक टेम्पलेट्स, मैं यहाँ पे ब्लॉक टेम्पलेट्स एक फोल्डर है उसके अंदर आ चुका हूँ। अगर मुझे 2 स्टेप बैक जाना है तो cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट ये करना होगा। इससे होगा 1 स्टेप बैक, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड डॉट डॉट से होता है 2 स्टेप बैक, राइट। जैसे ही मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। तो ये कमांड बहुत यूज़फुल होता है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, डायरेक्टरी के अंदर बैक एंड फोर्थ करना होता है, आपको मूव करते हो, तो ये कमांड बहुत ही
यूज़फुल कमांड है और ये आपको आना ही चाहिए, राइट। तो जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ से आप CD के थ्रू जा सकते हो, राइट। CD के थ्रू न केवल आप एक स्टेप जा सकते हो, बल्कि जैसे हम 2 स्टेप बैक आए हुए हैं यहाँ पे, वैसे ही हम CD के थ्रू आप किसी भी रिकर्सिवली फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ करता हूँ CD, यहाँ करता हूँ dev और उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ ब्लॉग टेम्पलेट, राइट। तो मैं डायरेक्टली ब्लॉग टेम्पलेट के अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल कमांड है। अगर आपको फाइल पता है, अगर आपको पाथ पता है, तो आप डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर, उस फोल्डर के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे हम बैक मुझे आना है तो CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, इस तरीके से हम बैक आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैट कमांड। ये बहुत ही यूज़फुल कमांड होता है जब आप कोड देखना चाहते हो, जब आप किसी भी फाइल को जस्ट व्यू करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कैट कमांड का यूज़ करते हो, राइट। एग्जांपल के लिए कुछ मेरे पास फाइल्स होंगे आई थिंक, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे टेस्ट में, तो मैं CD टेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ फाइल है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हो ASCII.txt HTML कुछ फाइल्स हैं, राइट। मैं यहाँ पे कैट ASCII.txt को कैट करता हूँ, राइट। जैसे ही मैंने एंटर किया था आप देख सकते हो कि जो ASCII.txt है उसमें ASCII नंबर्स लिखे हुए हैं दरअसल, तो वो जो कंटेंट है उस फाइल का उसको डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करा देता है, राइट। तो बहुत बार होता है आपको इन्वायरमेंट फाइल देखना होता है, आपको कमांड फाइल देखना होता है, आपके सेल के अंदर कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ इंटरनल्स फाइल्स होती हैं, उसके कंटेंट को देखना होता है, राइट। तो यहाँ पे कैट कमांड का यूज़ किया जाता है। तो कैट कमांड और उसके बाद हम देते हैं अपने फाइल का नेम और उसके जो सारे कंटेंट है वो हमें प्रिंट होकर देखने को मिल जाता है, राइट। क्योंकि आप नहीं चाहते हर बार कि हर फाइल को डबल क्लिक करें आप अपने नोट्स में या फिर VS कोड में हर फाइल को ओपन करके उसके कंटेंट को देखें। इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्टली कैट कमांड के थ्रू उस फाइल के कंटेंट को देख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और उसके बाद हम देखते हैं अपना एक और कमांड जिसका नाम है लेस। तो यहाँ पे जो लेस कमांड है वो लेस कमांड क्या करता है कि जैसे कैट से आप कंटेंट पूरा देख लेते हो यहाँ पे, वैसे ही लेस से आप स्टेप बाय स्टेप कंटेंट को देखते हो, राइट। एग्जांपल देता हूँ इसका। तो यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ CD डॉट डॉट, राइट, तो और डाउनलोड में जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जो कि थोड़े से बड़े फाइल हैं, राइट। उसको उसके कंटेंट को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि student.json ये थोड़ा सा बड़ा फाइल है और इसके अंदर कंटेंट बहुत सारे हैं, ऐसे ही जेसन कंटेंट है, राइट। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेस student.json, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंटेंट है, कुछ कंटेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये टर्मिनल एग्जिट आउट नहीं हुआ है, ये टर्मिनल वेट कर रहा है, राइट। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो नेक्स्ट जो सीक्वेंस है, जो नेक्स्ट बाकी का जो कंटेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। इसी तरीके से आप एंटर करते जाओगे तो आपको जो कंटेंट है वो स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा, राइट। तो ये कमांड बहुत ही यूज़फुल होता है अगर आपके पास बड़े लॉग्स फाइल हैं, राइट। अब 10,000 20,000 लाइन ऑफ कंटेंट उसमें लिखा हुआ है। अब नहीं चाहते हो कि आप एक साथ उन पूरे फाइल को देखो, पूरे फाइल को लोड करो, तो आप यहाँ पे लेस कमांड का यूज़ कर सकते हो, राइट। और अपने लॉग्स को, अपने जेसन्स को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। इसे क्विट करने के लिए Q बटन दबाना होता है अपने कीबोर्ड पे। तो जैसे ही आप Q बटन दबाओगे तो यहाँ पे क्विट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ग्रेप कमांड को, और ग्रेप कमांड भी बहुत ही यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बड़े फाइल में किसी एक पार्ट के कंटेंट को सर्च करना चाहते हो तो इस कमांड की मदद से कर सकते हो, राइट। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाया हुआ है आपको कि एक फ़ाइल है फॉर एग्जांपल, और उसमें आप यूज़ इफ़ेक्ट सर्च करना चाहते हो बहुत ही सिंपली। तो यहाँ पे आपको यूज़ इफ़ेक्ट वो जो डिटेल्स हैं वो सारी देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे -R का मतलब होता है रिकर्सिव, और रिकर्सिव मोड में ये सर्च कर लेगा। इस एग्जाम्पल को भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले हम पीछे चलते हैं, राइट, और मैं चलता हूँ डेव के अंदर, ठीक है। डेव के अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट है हमारा, राइट। तो अब हम चलते हैं
cd द कोडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा फाइल और फोल्डर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट का, राइट, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेप और उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं -r का मतलब होता है रिकर्सिव और यूज़ इफ़ेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ फोल्डर, स्पेसिफिकली अगर मैं फोल्डर बताना चाहता हूँ या फाइल बताना चाहता हूँ तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ .src। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि src यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ./src बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से फाइल में यूज़ इफेक्ट का यूज़ हुआ है, वो सारे फाइल यहाँ पे हमें लिस्ट होकर देखने को मिल जाते हैं, राइट। ये कमांड बहुत ही यूज़फुल होता है अगर आप कुछ स्पेसिफिक पार्ट को, स्पेसिफिक कोड को सर्च करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि डायरेक्टली आप VS कोड के थ्रू ही सर्च करें, तो इस कमांड के थ्रू भी आप उस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी टर्मिनल पे हो, इन्वायरमेंट पे हो, आप अपने किसी प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो, राइट, तो वहाँ पे टर्मिनल के ऊपर भी ये ग्रिप कमांड यूज़ करता है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वायरमेंट फाइल के अंदर से कुछ कंटेंट को सर्च करना चाह रहे हो, राइट, तो आप सिंपली ग्रिप कमांड के अंदर वो पर्टिकुलर फाइल का नेम दे सकते हो और उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो, राइट। इसका भी अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो अगर मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ कि env फाइल में कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं या नहीं है, राइट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ grep, राइट, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे सकता हूँ फाइल नेम सिंपली सीधा, और यहाँ पे मैं की सर्च करना चाहता हूँ, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे करके एंटर किया तो आई थिंक ये मैंने गलत कर दिया, तो ग्रेप और यहाँ पे मैं कर देता हूँ की और .env, उसके बाद मैं फाइल नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसका यहाँ पे की वैल्यू पेयर में डेटा देखने को मिल रहा है। तो ग्रिप कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड या टेक्स्ट को भी सर्च कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि env फाइल के अंदर से मैंने कुछ स्पेसिफिक जो वेरिएबल नेम है वो सर्च करके आपको दिखाएं, राइट। नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारे पास है फाइंड, और फाइंड कमांड की मदद से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड और उसके बाद देता हूँ डॉट। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, इसी डायरेक्टरी में सर्च करना है हमें, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डैश नेम, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल का नाम, हो सकता है ये कुछ मुझे याद ना हो, तो यहाँ पे मैं स्टार लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .js, राइट। जितने भी JS फाइल होंगे वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप देखो तो यहाँ पे जो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट फाइल हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, तो वो सारे फाइल फोल्डर की लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल गए, राइट। तो इस तरीके से आप फाइंड के जरिए भी अपने किसी स्पेसिफिक फाइल को सर्च कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे JS फाइल क्योंकि बहुत ज़्यादा था, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ .env, तो यहाँ पे अगर env फाइल होगा तो वो हमें देखने को मिल जाएगा कि env फाइल कहाँ पे अवेलेबल है, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है rm-rf, और ये कमांड अगर आप गलती से अपने कंप्यूटर पे चला देते हैं तो आपका फाइल डेटा कुछ भी लॉस हो सकता है, राइट। ये कमांड चलाने से पहले आप 2 बार सोचें। तो rm का मतलब होता है रिमूव और rf का मतलब होता है रिकर्सिवली रिमूव करना, राइट। और इस कमांड के थ्रू आप किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, राइट। उसके अंदर कितने भी रिकर्सिव लेवल के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर बने हुए हैं, उसके अंदर फाइल बने हुए हैं, आप टोटली डिलीट कर सकते हैं उस फोल्डर को, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो एक बार मैं पीछे जाता हूँ, राइट, मैं लिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट में जाता हूँ, टेस्ट में आई थिंक मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ rm test2.txt, राइट, तो rm कमांड का मतलब होता है रिमूव। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरा जो फाइल है text.txt वो रिमूव हो चुका है। अगर मैं आपको ls करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे
वो फाइल जो है text.txt वो रिमूव हो चुका है, राइट। अब मैं पीछे चलता हूँ और अगर मुझे इस टेस्ट को ही डिलीट करना है तो rm अगर मैं लिखूँ और टेस्ट लिखूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो rm है कमांड वो डिलीट नहीं करेगा, राइट, क्योंकि टेस्ट एक डायरेक्टरी है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्ट अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेस्ट को डिलीट करना चाहूँ तो rm-rf के थ्रू डिलीट कर सकता हूँ। और rm.rf का मतलब होता है आप रिकर्सिवली किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, उसके अंदर रिकर्सिवली कितने भी फाइल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ rm-rf और यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये हमारा जो टेस्ट है वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जो हमारा टेस्ट फोल्डर है वो गायब हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी फोल्डर के अंदर। ये भी कमांड बहुत ही यूज़फुल होता है। फॉर एग्जांपल आपको नोड मॉड्यूल डिलीट करने हैं, राइट, हो सकता है आपको रीइंस्टॉल करने हो अपने एप्लीकेशन में, कुछ बग आ चुका है, कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, तो उस केसेस में भी आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, राइट। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा लॉग्स फाइल जनरेट हो पड़े हैं, आपको उसकी नेसेसरी नीड नहीं है, तो rm-rf के थ्रू आप पूरी की पूरी लॉग डायरेक्टरी को ही डिलीट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप जो कमांड है उसका यूज़ कर सकते हो अपने डेवलपमेंट के दौरान, और ये कमांड आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ाती है, राइट। अगर ये कमांड अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो अपने काम में, आप तेज़ी से उसी काम को कर लेते हो। क्योंकि कुछ भी कहो, एज अ डेवलपर हमें माउस का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए, राइट। हमें टर्मिनल के ऊपर ही खेलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हम कीबोर्ड का, टर्मिनल का अगर करोगे तो आप बहुत ही इफिशिएंटली अपने कोड को, अपने जो प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो रहा कुछ कमांड्स की बात। अब थोड़े से हम टेक्निकल डेप्थ की ओर चलते हैं और जानना शुरू करते हैं जो हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर है कमांड का वो। तो अगर मैं एग्जीक्यूशन ऑर्डर की बात करूं तो यूनिक्स में इसी ऑर्डर में कमांड का एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, राइट। अगर आप एलियास, फंक्शंस और बिल्ट-इन्स के बारे में नहीं जान पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, राइट। जो एलियास, फंक्शन और बिल्ट-इन्स हैं, इनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर इसी तरीके से होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी आपको लिख के रखा हुआ है ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी चीज़ों को करके दिखा दूँ, राइट। क्योंकि अगर मैं एक एक करके चीज़ों को लिखने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, ठीक है। एक एक करके मैं कमांड को रन करता जाऊँगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो इस तरीके से फॉलो होता है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले तो मैं एक एलियास बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी कमांड लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है और अपने टर्मिनल पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, राइट। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एलियास हमारा बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा हाय, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम एलियास हाई, ठीक है। ये एलियास का हाई है, और एलियास की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट। ये कैसे, मैं ये आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप भी लिखूँ, टाइप हाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाई है वो कौन सा हाई कहाँ से आ रहा है, ये एलियास का हाई है, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर फंक्शन बनाऊँ सिंपली आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर हमें देखने को मिलता है, और ये एरर प्रिवेंट कर रहा है हमें हाई को क्रिएट करने से। ये इसलिए कर रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास हाई नाम से एलियास है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ हाई को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलियास हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हमें फंक्शंस को इंसर्ट करना है तो फंक्शंस को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि डी एलियास करेंगे, इसको हटाएंगे। और एलियास को हटाने के लिए यूज़ होता है अन एलियास, तो अन ALIAS, राइट। और यहाँ पे मैं सिंपली जिस नाम से एलियास को बनाया हूँ वो लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलियास हमारा रिमूव हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे हाई लिखूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कमांड नॉट फाउंड करके एरर हमें देखने को मिल रहा है, राइट।
क्योंकि इस नेम से कोई भी एलियास बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई फंक्शन को, और यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। तो अगर मैं इस हाई को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम फंक्शन हाई, ये हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अगर मैं दोबारा एलियास को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली एलियास को क्रिएट कर रहा हूँ। अभी हमारे पास फंक्शंस भी है और एलियास दोनों हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस हाई को मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार आई एम एलियास हाई प्रिंट हमें होके देखने को नहीं मिला, राइट। क्योंकि जो एलियास होता है वो फंक्शन को ओवरराइड कर देता है, इसलिए यहाँ पे जैसे ही मैंने एलियास क्रिएट किया हाई से तो वो फंक्शन को ओवरराइड कर चुका है, राइट। अगर मैं अन एलियास करूँ इसको, और यहाँ पे मैं लिखूँ हाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाई है वो अन एलियास हो चुका है, हट चुका है। तो अगर मैं हाई लिखूँ अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार जो हमारा प्रिंट हुआ है वो आई एम फंक्शन आया हुआ है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो एलियास हैं वो फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं एक और एलियास बनाता हूँ केवल ये समझने के लिए कि जो हमारा बिल्टिन्स है और एलियास है उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे बिल्ट इन कमांड होता है हमारा ls, तो एक मैं एलियास बनाने वाला हूँ ls के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ls, राइट। और यहाँ पे मैं मैसेज भी चेंज कर देता हूँ आई एम एलियास ls, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एक ls के नाम से एलियास हमारे पास बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे ls कमांड को यूज़ करूँ तो जो ls हमारे पास डायरेक्टरी को दिखा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं ls कमांड यूज़ करता हूँ तो उसी ls कमांड से यहाँ पे हमें आई एम एलियास ls देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा सेल है वो एग्जीक्यूशन चेक करने बिल्ट इन के पास जाएगा ही नहीं। अगर उसको एलियास उसी नेम से मिल जाता है तो सबसे पहले उस एलियास को एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप भी दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप भी हमें उसी एलियास से देखने को मिल रहा है, राइट। अब इसको अन एलियास करते हैं एलिस को, राइट। तो अब ये अन एलियास हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे एलिस करता हूँ तो जो बिल्ट इन एलिस है वो कमांड एग्जीक्यूट होता है, जो कि हमारा डायरेक्टरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर पता होने से आपको ये आइडिया होता है कि अगर आप एक्सीडेंटली एक नाम से दो कमांड बना भी देते हो और आप एग्जीक्यूट करते हो तो कौन से ऑर्डर वाला कमांड एग्जीक्यूट होता है उसकी आइडिया भी होती है आपको, राइट। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है और एग्जीक्यूशन ऑर्डर इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होता है। तो बैश को अगर एलियास मिलेगा तो सबसे पहले एलियास को एग्जीक्यूट करेगा, अगर एलियास नहीं होगा तो सबसे पहले वो उसके बाद वो फंक्शन को फाइंड आउट करना शुरू करेगा, अगर वो फंक्शंस भी नहीं मिलेगा बिल्ट-इन्स मिलेंगे तो बिल्ट-इन्स को फाइंड आउट करेगा, राइट। मेरे केस में जो एलिस कमांड का जो मैंने एलियास बनाया था तो क्योंकि उसको एलियास यहाँ पे मिल चुका है इसलिए वो बिल्ट-इन्स के ऊपर गया ही नहीं, राइट। तो ये तीन चीज़ें जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है उसमें मैटर करती है। उसके बाद जो सेल है वो हैश करता है हमारे कमांड को। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने पीछे कितने कमांड एग्जीक्यूट किए वो सारे कमांड हैश होके रहते हैं, राइट। उसे देखने के लिए आपको बहुत ही सिंपल कमांड है वो उसे एग्जीक्यूट करना होगा, और उसे देखने के लिए आपको हैश कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो यहाँ पे मैं हैश लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी कमांड्स हमने एग्जीक्यूट किए हुए हैं, राइट, उस कमांड का क्या बिल्ट-इन्स है, कहाँ से यूज़ हो रखा है, वो सारे पाथ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हैश यहाँ पे सेल का बिल्ट इन फीचर होता है। बिल्ट इन फीचर इस केस में होता है कि जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं उस कमांड के पाथ को हमारे जो सेल है उसको कैश कर लेता है, राइट। इसे देखने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हैश कमांड को, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी कमांड के पाथ हैं जहाँ पे बाइनरी रखी हुई है उस पर्टिकुलर कमांड का वो हमें देखने को मिल रही है, राइट। जैसे यहाँ पे bin/ls यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ls की बाइनरी। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है हमारे पाथ का। तो एलियास में अगर कोई कमांड नहीं मिलता है, फंक्शंस में नहीं मिलता है, बिल्ट-इन्स में नहीं मिलता है, राइट, हैश में वो प्रेजेंट नहीं होगा अगर ये तीनों जगह नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली। उसके बाद आता है हमारे पास पाथ के पास। पाथ के अंदर जाके देखा जाता है कि जो कमांड रन करने की कोशिश कर रहा है यूज़र वो क्या कोई पाथ में अवेलेबल है या नहीं है, राइट।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नोड रन करता हूँ, तो नोड कमांड हमारे पास कोई बिल्ट इन कमांड नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, नहीं कोई एलियास है, नोड का मैंने पाथ सेट किया हुआ है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे पाथ का एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है। तो वो जो भी पाथ आप सेट करते हो अपने सेल में, उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर जाके देखता है हमारा सेल कि क्या जो कमांड है वो इस पाथ के अंदर है या नहीं, राइट। उसके बाद वो एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अगर वो इन जगहों पे भी नहीं मिलता है, यहाँ पे पाथ में भी कोई वो कमांड नहीं मिलता है, तो उसके बाद हमारे पास एरर देखने को मिलता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल नोड ई करके मैंने डबल ई यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इस नेम का ना कोई एलियास है, ना कोई फंक्शंस है, ना कोई बिल्टिन्स है, ना कोई पाथ में इस नेम का कमांड अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कमांड नॉट फाउंड सिंपली। तो ये होते हैं एग्जीक्यूशन ऑर्डर, और मैंने कमांड और एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे आपको बता दिया है, और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।